ओके राजा बेटा, तो आज 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 जो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आपको पता है हमारा यूनिट कौन सा चल रहा है? इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस वाले इस यूनिट में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। जेनेटिक्स से बात स्टार्ट हुई थी। जेनेटिक्स यानी स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी क्या होता है? पेरेंटल कैरेक्टर जो कि ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, वो प्रोसेस जिससे कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होते हैं उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। वेरिएशंस, दीज आर द स्मॉलर डिफरेंसेस which are present among the member of the same species। वेरिएशन कहते हैं। ये बातें हमने कर ली। इसके बाद हमने जीन्स को देखा था। जीन्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। हमने क्रोमोसोम डिस्कस किए थे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान अपीयर होते हैं, उन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम की अलग अलग टाइप्स थी। हमने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखा था। वी हैव होमोलोगस क्रोमोसोम, वी हैव सेक्स क्रोमोसोम। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर हमने अलग अलग क्रोमोसोम डिस्कस किए थे। वी हैव मेटासेंट्रिक, वी हैव सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, सब टेलोसेंट्रिक। सब टेलोसेंट्रिक को एक्रोसेंट्रिक भी कहते हैं। वेल, इसके बाद हमने स्टार्ट की थी केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम के अंदर हमने देखा कि क्रोमोसोम जो इनके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। ठीक है, प्रोटीन कौन सी थी? हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर 2 तरीके के अमीनो एसिड थे, आर्जिनिन, लाइसिन। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड हैं। ये इस प्रोटीन को पॉजिटिवली चार्ज बना देंगे। डीएनए के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है वो इसे नेगेटिवली चार्ज बना देगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी और डीएनए की जो स्ट्रैंड है स्पेसिफिक 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप अप होगी और एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम में फर्दर कॉइलिंग होगी, क्रोमेटिन नेटवर्क बनेगा और क्रोमेटिन नेटवर्क से फाइनली क्रोमेटिन फाइबर से फाइनली क्रोमेटिन नेटवर्क बनेगा। अच्छा, आज हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी ऐसे काइंड का कंपाउंड जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मौजूद हों। टिपिकल न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं। पता है कौन कौन से वो पार्ट? राजा बेटा आप बता सकते हो वो कौन कौन से पार्ट है न्यूक्लियोटाइड के? 3 पार्ट। नाइट्रोजन स्पेस, वेरी गुड। मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ डीएनए वी हैव डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और आरएनए के अंदर कौन से होंगे न्यूक्लियोटाइड? राइबोन्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन के अंदर दोनों पेंटोज, दोनों के अंदर जो शुगर होगी वो पेंटोज शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होगा। नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड में मौजूद होंगे। 5 तरह के हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। हमें बताएंगी वो राजा बेटा। जी जी आप जी। डीएनए के अंदर 4 हैं, वैसे हमारे पास 5 हैं। एडेनिन, थायमीन, ठीक है, और एक और होती है यूरासिल जो कि सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर मौजूद है। वेरी गुड। अच्छा, हमने आपको इतना बताया था कि डीएनए के स्ट्रक्चर को देखने के लिए ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 के अंदर। वाटसन एंड क्रिक ने ये स्ट्रक्चर दिया था इन 1953 के अंदर वाटसन एंड क्रिक ने ये स्ट्रक्चर दिया था, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज वगैरह भी मिला था। इनके साथ और भी कोवर्कर थे, वाटसन एंड क्रिक। अच्छा, इन्होंने जो मॉडल दिया था डीएनए के लिए वो डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स का मतलब डबल स्ट्रैंड। ठीक है। अच्छा, डीएनए के स्ट्रक्चर के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले हम इसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन देखते हैं। शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर फॉस्फेट बैकबोन का मतलब, शुगर फॉस्फेट बैकबोन का मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है, गिवन न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, गिवन न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट और शुगर मिल करके जब पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो एक स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बैकबोन कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर शुगर और फॉस्फेट है, दैट्स व्हाई शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहा जाता है। इन्हें शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहा जाता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अरेंज होंगे। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कौन से होते हैं राजा बेटा आप? एक ऑक्सीजन कम होगा पेंटोज शुगर के अंदर। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब न्यूक्लियोटाइड अरेंज होंगे तो बेसिस अरेंज होंगी, नाइट्रोजनस बेसिस जो इनके दरमियान बॉन्डिंग डेवलप करेगी। इनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब आप राजा बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जी जी, वेरी गुड। ए के सामने हमेशा टी आएगा, हमेशा जी आएगा, और जी के सामने और टी के सामने ए आएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब एक और बात याद रखो कि जब ये आमने सामने अरेंज होंगे तो इनके दरमियान में बॉन्ड डेवलप करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करेंगे इन दोनों के दरमियान। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखना, ए और टी के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और सी और जी के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये बात आ रही है समझ में? ए और टी के दरमियान कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी राजा बेटा? और सी और जी के दरमियान 3। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड,
न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड इन दोनों के दरमियान भी एक काइंड की बॉन्डिंग होती है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग कहा जाता है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग, क्योंकि इसके अंदर फोस्फेट मौजूद है, डेट्स व्हाई फोस्फेट डाइस्टर, दो ईस्टर लिंकेज मिलती हैं इसके अंदर, डेट्स व्हाई फोस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग कहा जाता है। अब तक हमने तीन तरह की ना बॉन्डिंग पढ़ी है, कौन कौन सी है वो? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक गिविंग पेंटोज शुगर के अंदर जी यहां पर अटैच होगी नाइट्रोजनस बेस और यहां पर फोस्फेट ग्रुप, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो बेसिस हैं, बेसिस के दरमियान कौन सा बॉन्ड था? हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्डिंग आपको याद रखनी है, पहला बॉन्ड कौन सा था? कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा दूसरा बॉन्ड कौन सा था? हाइड्रोजन बॉन्ड। और तीसरा जी ये वाली बॉन्डिंग जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं जर्नल कितनी बॉन्डिंग हमने पढ़ी है वो सब लिख रहा हूं आपके सामने। पहली कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई, दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और तीसरी फोस्फोडाइस्टर। तो ये तीनों बॉन्डिंग आपके फिंगर टिप्स पे हो, फोस्फोडाइस्टर। कितनी टाइप की बॉन्डिंग पढ़ी है हमने? तीन। कौन कौन सी राजा बेटा? आप बताएंगे कोवेलेंट कहाँ होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग कहाँ होगी? जी आप बता सकते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग कहाँ होगी? जी 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 फोस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस जब अटैच होंगे पेंटोज शुगर पर, ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगी? जी दो बेसिस के दरमियान। फोस्फोडाइस्टर कहाँ होगी राजा बेटा? दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी फोस्फोडाइस्टर। बॉन्डिंग समझ में आ गई? अब तक मैंने आपको समझाया ही क्या है, मैंने आपको शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, दो चीजें। तीसरी चीज एक्सक्यूज मी, तीसरा मैंने आपको इनके दरमियान बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के अलावा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, चार चीजें हमने समझी है, चार चीजें। एक और चीज समझाता हूं आपको, 3 और 5 प्राइमिक एंडिंग, 3 और 5 प्राइम एंडिंग, ये भी आपको याद रखनी है, 3 एंड 5 प्राइम एंडिंग। जी 3 और 5 प्राइम, एक्सक्यूज मी, 3 एंड 5 प्राइम एंडिंग का मतलब ये है कि किसी स्ट्रैंड में जिस साइड में न्यूक्लियोटाइड का जो कार्बन फ्री होगा वो एंड कहलाएगा। एक और रूल है चार्गफ रूल, चार्गफ रूल लिख लेते हैं, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन। चार्गफ रूल, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्गफ जिनका नाम था, उन्होंने कहा था, एक्सक्यूज मी, इन्होंने कहा था कि जितना अमाउंट एडिनाइन का होगा उतना ही थायमीन का होगा, ठीक है, और जितना अमाउंट साइटोसिन का होगा उतना ग्वाइनिन का होगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर 30% जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उनके अंदर थायमीन मौजूद है तो 30% के अंदर एडिनाइन होगा, और बकाया जो 40% बचा ना, 20% साइटोसिन, 20% यूरस, 20% जो है ग्वाइनिन। एक बार फिर से देखते हैं। चार्गफ एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना रूल दिया था, इन्होंने कहा कि अमाउंट ऑफ एडिनिन बराबर होगा थायमीन के और अमाउंट ऑफ साइटोसिन बराबर होगा ग्वाइनिन के, ठीक है। अगर इन्होंने कहा कि एडिनाइन का 30% एडिनाइन है तो 30% ही थायमीन होगा, और बकाया 100 में कितना बचा? 40, 20% साइटोसिन, 20% ग्वाइनिन। ये बात उन्होंने कही थी। यहां तक कोई सवाल, कोई बात जो आपको ना समझ में आई हो? एक बार रिकैप लेते हैं। सबसे पहले फोस्फेट बैकबोन किससे बनेगा? फोस्फेट बैकबोन जो है ना वो कैसे ग्रो करेगा? जी हिस्टोन। फोस्फेट बैकबोन जो है वो किससे ग्रो करेगा? अच्छा, फोस्फेट बैकबोन में कौन से दो कंपोनेंट थे? फोस्फेट और शुगर। उसके बाद कौन से क्या अरेंज हुए थे स्ट्रैंड के अंदर? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उनके बाद उनके दरमियान बॉन्डिंग डेवलप करेगी। कितने टाइप की बॉन्डिंग हमने डिस्कस की है? कौन कौन सी? ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सा रूल हमने पढ़ा है? चार्गफ रूल। अच्छा, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी जैसी दूसरी कॉपीज बनाएगा। डीएनए का अपनी ही कॉपी बनाने का जो प्रोसेस है उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन इसे सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी वर्ड का मतलब हाफ, कंजर्व यानी प्रोटेक्ट। एक डीएनए से अगर दो स्ट्रैंड बनेंगी, ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक डीएनए से अगर दो स्ट्रैंड बनेगी तो आधी स्ट्रैंड न्यू होगी और आधी स्ट्रैंड जो है वो पुरानी होगी, ठीक है। आधी स्ट्रैंड कंजर्व हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी, आधी स्ट्रैंड नहीं बनेगी, ऐसी। जी जी जी, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब जो न्यू स्ट्रैंड बनेगी उसमें पाकिस्तानी जुगाड़ होगा, आधी नहीं आधी पुरानी।
आधी नहीं, आधी पुरानी, ठीक है। इसी काइंड की रेप्लिकेशन को है ना सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। सेमी यानी आधी, सेमी यानी हाफ, कंजर्वेटिव यानी प्रोटेक्ट। आधी प्रोटेक्ट हो गई, आधी न्यू बन गई, ठीक है जी। अच्छा, चलें चलें, वो आपके है ना पर्सनल थॉट है, चले ठीक है। अच्छा, तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। बात ही समझ में आ रही है राजा बेटा आपको? आ रही है, ठीक है जी। और कुछ जी, आज वो इसमें से आएगी ना डीएनए जो अवेलेबल है। अब वो प्रोसेस हम देखते हैं, आपको इतनी बात समझ में आ रही है? अब डीएनए रेप्लिकेशन है ना एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से स्टेप है, स्टेप देख लेते हैं आज, डिटेल कल देखेंगे अगले लेक्चर। वी हैव फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा, अटैचमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर पॉलीमर नहीं, आरएनए प्राइमर अटैच होगा, ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रैंड ग्रो करेगी और रिलीज ऑफ न्यू स्ट्रैंड। देन लास्ट में हमारे पास प्रूफ रीडिंग होगा, यानी कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, चेक होगा। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।